विष्णु शशि 31 रैंक। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कल यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है, तो विष्णु सर का उसमें 31 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर से जानते हैं सर का कौन सा अटैम्प्ट था, कौन सा मीडियम था, सर की जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रेटजी रही, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। तो सर अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। मेरा नाम विष्णु शशि कुमार है जी। मैंने ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सेंट डिफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था जी। और मेरा ग्रेजुएशन 2021 में हुआ जी। तो सर जैसे आपने बताया 2021 में ग्रेजुएशन हुआ, तो क्या आपकी तैयारी ग्रेजुएशन के पहले शुरू हो गई थी या फिर बाद में शुरू की? यूपीएससी के लिए तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद ही हुई थी, बट जैसे मैं कहूँगा कि 11th एंड 12th में मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, और जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स मेरे को पहले से 11th 12th में मेरे हो गए थे। एंड मेरा ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में ही था, तो मुझे इसका एक बेस पहले से सेट हो गया था। अननोइंगली और अननोइंगली मेरा एक बेस पहले से सेट हो गया था, तो वो मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन में वो मुझे मेरा प्रिपरेशन बहुत ही आसान कर दिया था उस बेस ने। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अनकॉन्शियसली मेरा ये ह्यूमैनिटीज़ ने मेरा बहुत ही जर्नी आसान किया था। इसका मतलब आपके माइंड में पहले से ही था कि मुझे यूपीएससी ही करना है? जी, मेरा माइंड में तो पहले से ही था कि मुझे यूपीएससी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट हम देखते हैं कि बहुत सारे आईआईटी करते हैं, बीटेक करके आते हैं, फिर जॉब भी करते हैं, फिर उनके माइंड में आता है कि चलो अब यूपीएससी कर लेते हैं। तो उन लोगों में, जैसे कि आपने बताया कि मेरे माइंड में पहले से ही था, और भी जो स्टूडेंट है, तो कितना फ़र्क आता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयारी के दौरान या फिर जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं? आई थिंक वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको देखते हैं, बट ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। what I feel is कि मेरे केस में, and I think that I'm not generalizing, but नॉर्मली क्या होता होगा कि यदि आपको एक फेमिलियरिटी हो जाती है एक सब्जेक्ट से, तो आपको जब एक सब्जेक्ट खोलती है, जब आपको नया नहीं लगता, आपको मन भी लगता है वो पढ़ने का, एंड सेकेंडली आपका पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब द आउटपुट प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें वो स्ट्रगल्स उतने फेस नहीं पड़ता होगा जितना कि जैसे आपने कहा था कि IIT से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई आते, तो उनको भी जो बेस ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स है, उनको पहली बार जब रीड करने में थोड़ी तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सर। यस। तो सर बात करें आपके अटेम्प्ट की, कौन सा अटेम्प्ट था, और यूपीएससी के अलावा भी आपने कोई एग्जाम दिया तो उनका क्या रिजल्ट रहा? जी, ये मेरा एक्चुअली मैंने 2021 में ग्रेजुएशन ख़त्म जस्ट हो रहा था, तब मैंने एक अटेम्प्ट दिया था। उसमें पढ़ाई कुछ नहीं हुई थी, चेक करने के लिए दे देते हैं जी। तब मुझे पता नहीं था कि मतलब बहुत कॉस्टली हो सकता है ये चीज़। बिल्कुल, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि अटेम्प्ट दीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि आपको दे दो, बट आई थिंक आप मिस्टेक कभी नहीं कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसा एक थोड़ा अनप्रिडिक्टेबली तो रहती है इस एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल वो देखिए। 2020 में दिया था, 2022 में जाके मैंने फुल फ्लेज्ड एक साल बैठ के तैयारी करके फिर मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा 394 रैंक हुआ था और मेरा दानिक सर्विस में एलोकेशन हो गया था, और मैं करंटली अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में, एंड फिर 2023 में मेरा 31st रैंक आया था। जी। सर बात करें स्ट्रेटजी की, जैसे आपने बताया कि ये पहला अटेम्प्ट आपने चेक करने के लिए दिया, लेकिन अगला अटेम्प्ट दिया आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे हम स्टूडेंट देखते हैं, जैसे मुखर्जी नगर या करोल बाग में जब मिलते हैं लोगों से, तो उन्होंने कहा हमें 10 साल तैयारी करते हो गए, हमें 7 साल तैयारी करते हो गए, हमने 5 मेंस दिए, 2 इंटरव्यू दिए, ऐसा कुछ। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हुआ, आपने क्या अलग लोगों से रणनीति अपनाई? मैंने एक तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, मैं बहुत काम एंड कंपोज था। ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आता ही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं चिल था, बिल्कुल नहीं, वो फिर गलत होगा, बट आई वॉज रिलैक्सड, आई वॉज काम एंड कंपोज्ड, वो एक चीज़ थी। सेकेंडली ये था कि मुझे क्लैरिटी थी कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड गाइडेंस भी मुझे अच्छी मिली थी।
तो उसके वजह से, वो गाइडेंस की वजह से आई वाज एबल, मेरा आधा काम तो उधर ही गया, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि बहुत चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ समंदर, एक समंदर जैसा है उसको तैरने में, तो मुझे तो एक कोच की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। एंड थर्डली आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चंस देखना, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रेशियो देखना, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उससे ट्रेंड्स पता करके यूपीएससी का उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत वास्ट सिलेबस है, जैसे मैंने कहा था, वो सब कुछ हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने किया, तो उसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा कॉम्पैक्ट रह गया और स्मार्ट प्रिपरेशन किया था। एंड आई थिंक मैं एक और चीज़ कहूँगा कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो मेरे में थोड़ी प्रिविलेज थी कि मेरे को एक अच्छी बैकिंग थी, सपोर्ट थी, तो मुझे उतना स्ट्रेस नहीं था फैमिली की तरफ से, एंड मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड भी था, तो इस सब का एक अमेलगमेशन शायद से होगा, एंड लक का तो डेफिनेटली एक गेम है, तो इस सब का एक अमेलगमेशन का फैक्टर था कि मुझे इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया था, और पिछले बार भी मुझे एक रैंक हासिल हुई थी। तो आई थिंक सब कुछ जैसे बोलते हैं एवरी स्टार शुड अलाइन इटसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो वो मेरा हो गया था, तो इसीलिए। फिर बात करें, जैसे कि अभी ऑफ कैमरा हम बातें कर रहे थे, आपने बोला था कि यूपीएससी मैं मानता हूँ सबसे सरल या इजी एग्जाम है इंडिया का जी, लेकिन आप इंटरनेट पे देखो या कहीं देखो या मतलब गूगल पे सर्च करो तो शायद वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, थर्ड एग्जाम। जी जी। देखिए, मैं कंपटीशन के मामले में मैं टफेस्ट इन द सेंस में ऐसा कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन, द नंबर्स मेक इट टफ। बिल्कुल। बट आप जब देखेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम, आप जस्ट देखिए, हम बेसिक जनरल अवेयरनेस से बस हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, और वो भी यूपीएससी हमें ऑप्शन देता है, 40 ऑप्शन देते हैं, उसमें से हमें जो पसंद है वो लेना पड़ता है। बट आप बाकी सब्जेक्ट्स देखिए, मेरा ये कहना है कि एक वेल एजुकेटेड, यूपीएससी बोलते हैं वेल एजुकेटेड पर्सन, जी सर, तो हम सब हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के थ्रू। एक ऐसा एग्ज़ाम पास करके हम इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेसी में पहुंच रहे हैं, मतलब इससे बड़ा क्या ही, मतलब आप सोचिए, आप यदि पेपर देखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको भी ना पता हो, मुझे भी ना पता। बिल्कुल सर, वही कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी है जो जी, और वही मतलब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सारा इकट्ठा करके पूछते हैं, और जो सराउंडिंग अवेयरनेस है उसके बारे में यदि पता हो तो कोई भी बंदा मतलब फुल डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ प्रिपेयर किया हो, इट्स क्रैकेबल। बट डेफिनेटली मतलब आप सोचिए 10 लाख दे रहे हैं, 1100 सीटी है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन तो उसमें रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1100 ही अच्छे, बिल्कुल सर, जितने भी सीरियस बंदे एस्पिरेंट्स हैं सभी ही अच्छे हैं, बट इसमें ये है कि बस 1100 को मिलता है, तो इसके लिए वो ये रहता है, तो वो रुथलेसनेस उधर आ जाती है। बट आप देखिए प्रिपरेशन के टाइम एंड ऑल, मतलब जो कंटेंट कुछ सीखना होता है हमारे लिए उतना टफ नहीं, उतना टेक्निकल भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ के, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा इजी एग्जाम है, ये मतलब सही अप्रोच के साथ हम जाएंगे तो ये क्रैकेबल है, क्योंकि ये सबसे ओपन एंड सबसे इंक्लूसिव एग्जाम है मेरे हिसाब से। प्रिपरेशन ऑब्वियसली कैश कॉस्ट सब लगता है, बट जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यूपीएससी ने अप्लाई, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन एनी फ्रॉम हैविंग अ ग्रेजुएट डिग्री कैन अप्लाई, तो ये ओपननेस हुई। बट ऑब्वियसली बैरियर्स तो है सभी के पास, बट ये मेरा, इसीलिए मैं इसको ईजीएस्ट एग्जामिनेशन मानता हूँ। इसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी थी? जी, मैंने प्राइवेट कोचिंग ली थी, मैं वो तो बिल्कुल ही ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, मैंने प्राइवेट कोचिंग ली थी, एंड मैं मिसगाइड नहीं करना चाहूँगी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, मैंने प्राइवेट कोचिंग ली थी। तो जैसे आपने बताया कोचिंग ली थी, तो कुछ बंदे होते हैं या फिर कुछ जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं हमने तो सिर्फ घर पर जाके पढ़ाई की, इंटरनेट की सहायता से खुद से नोट्स बनाए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, तो कोचिंग लेने से क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन किया उनको तो मैं हैट्स ऑफ बोलूँगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेंस ऑफ डिसिप्लिन चाहिए रहता है, मोटिवेशन चाहिए रहता है। एंड मेरा ऐसा था कि मैं ऑनलाइन भी कोचिंग नहीं कर पाता, मेरे को ऑफलाइन ही चाहिए था, क्योंकि एक तो एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है, हमारे लिए कोई रूटीन सेट करके दे देता है, क्लासरूम जाना है, क्लास एंड देन एक पीयर ग्रुप बन जाता है, जो आई थिंक मेरे साथ सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाता, तो पीयर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके वजह से मैं बोलूँगा कि कोचिंग ने मेरे लिए तो बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। बट अगेन मैं ये मैसेज नहीं सेंड करना चाहता कि कोचिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट, नेवर, इट्स अप टू पर इंडिविजुअल। ये एग्जाम की यही ब्यूटी है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग स्ट्रैटेजी है, ये हम कभी जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। जी सर, बात करें जैसे आपने स्ट्रेटजी की बात की जी, तो आपकी क्या, जब शुरुआत में आए तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि बोलते हैं लोग कि यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है वो पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है वो तो सबको पता है। जी जी, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? आपने जैसे कहा क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, ये पहले हटना चाहिए। और आप देखिए, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या पूछ रहे हैं यूपीएससी,
उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। माइक्रो डेटा, वो डेटा रहेगा तो आप अपना प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो उससे हमें पता चलेगा क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो सर बात करें, जैसे आपने बताया कोचिंग भी ली थी, तो क्या आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी थी वो कोचिंग के नोट्स से की या फिर आपने स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब बुक्स? स्टैंडर्ड बुक्स, डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स। मैं तो ये कहूँगा कि मैं NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ तो अच्छा रिवीजन के लिए। एंड इवन कोचिंग भी आई थिंक उसी से रेफर करके नोट्स बनाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स आर द गो टू सोर्स डेफिनेटली। जैसे सर स्टैंडर्ड बुक्स है तो आपने एक बुक्स को कितने बार पढ़ने की कोशिश की कि एक ही सब्जेक्ट की आपने अलग अलग बुक्स पढ़ी? नहीं, मेरा ये था मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन, जो हर टॉपर बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स अभी पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, NCERT डेफिनेटली, मैं जब भी स्टैंडर्ड बुक्स बोलता हूँ NCERT आ ही जाते हैं उसमें। तो वो मैंने जैसे मेरा रीडिंग स्पीड थोड़ा हाई है, मैं जल्दी मेरा रीडिंग स्पीड हो जाता है, पढ़ाई हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं 3-4 बार एक बुक को पढ़ पाता था। और लक्ष्मीकांत तो ऐसा हो गया था कि हमने 6-7 बार, हम सभी ने, हमारे पेयर ग्रुप में से भी ने 6-7 बार हमने कर ही दिया था रिवीजन। तो वो आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। पहले दिन टाइम लगता है कवर, वो ऐसा इंक्रीमेंटल चेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल सर। टाइम लगते एंड में एक दिन में आप 2-3 घंटे में आपका लक्ष्मीकांत पूरा हो सकता है। तो जैसे बात करें, जब सेकंड टाइम दिया उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब में चले गए, तो फिर क्या होता है, कुछ लोग जब ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो उनको लगता है ठीक है आप पढ़ लेंगे प्रीलिम्स टाइम, उतना नहीं पढ़ते कि दिन रात लगे हैं, जब शुरुआत में सिलेक्शन नहीं होता है जी। तो क्या आपने भी ऐसे प्रीलिम्स दे दिया कि ठीक है थोड़ा मोड़ा पढ़ के दे देता हूँ? हमारा रिजल्ट 23 मई को आया था। बिल्कुल। और इस बार का प्रीलिम्स 26 मई को था। 3 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम। बट क्या मेरा बेस तो सेट था, वो कॉन्फिडेंस था। पर इस बार का प्रीलिम्स जैसे आपने देखा था बहुत ही थोड़ा डाइसी था। CSAT तो मैं तो बोलूँगा कि मैं जस्ट कैसे तैसे निकला हूँ। मैं तो मार्कशीट भी, मैं तो आंसर कीज भी जोड़ के मेरे को डर लग रहा था, मुझे पता नहीं था होगा कि नहीं होगा। तो जो बेस सेट था उसके वजह से मेरा हो पाया। एंड डेफिनेटली वो 3 दिन में मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं मैक्सिमम रिवीजन करता रहा। एंड मेरा इंटरव्यू के बाद से मैंने CSAT थोड़ा करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे को पता था CSAT कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ सकती है। CSAT की वजह से बाहर। सर आपका बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज का जी, वो एक डर का फैक्टर है मेरे लिए। तो आपने CSAT की तैयारी कैसे करती है? हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, उनका GS का तो हो जाता है, बैकग्राउंड आर्ट्स होता है या ह्यूमैनिटीज होता है, तो उनका CSAT नहीं हो पाता क्योंकि मैथ वगैरह कैलकुलेशन वगैरह होती है। तो इसको कैसे तैयार किया आपने? मैंने CSAT के लिए एक बड़ी, मतलब मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया, एक बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो सॉल्व तो करते हैं, टाइम लिमिट नहीं रखते, कितने टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व कर। बिल्कुल। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो नहीं होता। नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं PYQs 1990 से लेके मैं 1 आवर 45 मिनट्स में वो सॉल्व करने की कोशिश किया। 15 मिनट्स में कम लेता था क्योंकि उधर 15 मिनट्स का एक प्रेशर रहेगा। बिल्कुल। इधर तो प्रेशर नहीं है, हम तो चिल है। उधर वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए 145 पे मैं 1 आवर 45 मिनट्स में ये करता था। एंड एक और चीज़ था कि पेपर सॉल्व करने से, जैसे आपने कहा था क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल प्रीलिम्स में ऐसे भी होती है कि क्या नहीं सॉल्व करना जी, कौन से क्वेश्चन नहीं लेने, कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको उलझा लेंगे। तो उससे बचने के लिए, वो एक स्ट्रैटेजी मिलने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर्स बहुत सॉल्व करता था, उसमें मज़ा भी आता था। प्रीवियस ईयर्स भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी सब ओपन मार्केट में जो अवेलेबल है वो क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी CSAT के लिए। 2022 में मेरे को मतलब हेल्पफुल थी। 2023 बाय लक मैं कहूँगा हेल्पफुल थी, क्योंकि इस बार का तो बहुत ही अलग था CSAT। फिर बात करें जैसे कि मेंस की, तो मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग कितनी की, और इसके मेंस और प्रीलिम्स के लिए आपने जो मॉक टेस्ट होते हैं तो उनके आंसर लिखने की कोशिश की, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनके आंसर लिखते थे? मैंने इसका एक मिक्स किया था। तो प्रीलिम्स के पहले एक टाइम रहता है जो एक थोड़ा लंबा टाइम रहता है, उसमें मैं प्रीवियस ईयर्स लिख के प्रैक्टिस करता था, तो उससे PYQs भी हो जाते थे, कंटेंट भी हो जाता था। एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच अगेन मॉक टेस्ट देता था। एंड मॉक टेस्ट तो हर रोज़ नहीं देते थे, तो मैं हर रोज़ शाम को 5 क्वेश्चंस, 3 प्रीवियस ईयर, 2 कोई ओपन जो मॉक टेस्ट कुछ अवेलेबल है वो मैं डेली लिखता था। वो एक हैबिट बना दी थी और वो मज़ा भी आता था। मुझे आंसर लिखने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब हम अपना एक क्रिएशन सामने देखते हैं ना, एक आंसर हमने लिखा, ये किया वो किया, हमें बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है वो देखने में। तो वो भी था, तो आई एन्जॉयड द प्रोसेस व्हाइल डूइंग दैट। तो आंसर राइटिंग मैंने ऐसे की थी। सर बात करें जैसे कि आप लगातार 2 बार इंटरव्यू में पहुँचे हैं जी, तो इंटरव्यू कैसा रहता था आपका? जैसे पिछले साल इंटरव्यू अच्छा था, या फिर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो रैंक थोड़ा और ऊपर चली गई? इस साल आपका इंटरव्यू अच्छा था, या फिर किसी सब्जेक्ट में नंबर अच्छा है तो आपकी 31 रैंक है? मेरा पिछले बार तो इंटरव्यू मेरा RN चौबे सर का बोर्ड था,
और मुझे अभी भी याद है हम जैसे पहुँचे यूपीएससी में, हम राउंड टेबल में बैठे थे, बिल्कुल। हमें पता चला चौबे सर का बोर्ड है, सब थोड़ा हंसने लग गए, ख़त्म ऐसा बोलने लगे कि चौबे सर को जाना जाता है कि वो आउट ऑफ डाफ क्वेश्चंस पूछते, तो वो डर था मुझे, थोड़ा डर भी था, पहला इंटरव्यू है, इधर तक पहुँचे आप मतलब। बिल्कुल। तो मैं इंटरव्यू रूम में था, मेरे से डाफ से एक भी सवाल नहीं किया गया था, मेरे से आउट ऑफ रैंडम क्वेश्चंस पूछे थे। और आप सोचिए मेरा ह्यूमैनिटीज़ में बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्वेश्चन इंजीनियरिंग मुझसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब डिस्कॉम्स के बारे में पूछे गए। एक सर ने तो मुझसे जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा ही उनने उस पर बेस्ड पूछा, मैंने तो बोला सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन सर ने मुझसे जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछते रह गया, मुझे आई एम सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, मुझे आई एम सॉरी डोंट नो बोलते रहना पड़ा। जब मैं बाहर निकला मुझे बहुत दुख था, बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने सोचा मेरा नॉलेज मैं दिखा नहीं पाया उधर, और मेरा फॉरेन सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो वो भी शायद से मैं मिस आउट कर गया दिखाने के लिए, तो IR भी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मेरा मार्कशीट मैंने देखा, मुझे इंटरव्यू में 201 मार्क्स मिले थे। 201 मार्क्स जी, तो उससे एक्चुअली मेरे इंटरव्यू ने मुझे लिस्ट में पहुंचा दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मेरे इंटरव्यू में 1 या 2 मार्क भी कम रहते तो मेरा मेन लिस्ट में बिल्कुल नाम नहीं आता। जी तो मुझे इनफैक्ट इंटरव्यू ने मुझे उधर तक पहुंचाया, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल था। इस साल कितने नंबर थे इंटरव्यू? इस साल अभी तक मार्कशीट नहीं आए एक्चुअली। लेकिन इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू इस साल तो पिछले साल भी मुझे थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन इस साल उस साल तो लास्ट ईयर तो कुछ ज़्यादा नंबर थे। इस साल थोड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू था मेरे लिए, और संजय वर्मा सर थे IFS बोर्ड के, और बहुत थोड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू लगा मुझे, क्योंकि एक तो था कि जो पिछले साल इंटरव्यू हुआ था वो बहुत बड़े कमरे में हुआ था, तो थोड़ी दूरी थी पैनल मेंबर्स के बीच। इस बार UPSC के प्रॉपर रूम में हुआ था, एकदम पास में बैठे थे ना, उसका थोड़ा एक स्ट्रेस एक प्रेशर मेरे में अलग आ गया, क्योंकि वो मैं फेमिलियर नहीं था उतना। तो इसीलिए मैंने पहले भी मतलब एक पॉइंट रेस किया था कि फेमिलियराइज द प्रोसेस से हमें एक फेमिलियरिटी हो जाएगी ना, तो जैसे माइंड में ओवरवेलमिंग आ जाता है ना, ये जो डर, कुछ जब हम कुछ नया देखते हैं माइंड में कुछ हो जाता है, वो नहीं आए, इसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था। और इसीलिए मैंने बहुत सारे मॉक्स भी दिए थे, ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैक्सिमम मॉक्स दे दो ताकि फेमिलियराइज हो जाओ प्रोसेस से। बट ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया था मेरे लिए, तो वो एक अलग थोड़ा डर था। एंड ऑब्वियसली पैनल मेंबर्स भी थोड़े, उन्होंने भी सोचा होगा चलो इनको थोड़ा ग्रिल करते, तो ऐसा टाइप इंटरव्यू था। तो वापस वही एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग से मैं इंटरव्यू से बाहर निकला था। आई वुड से पिछले साल से ज़्यादा अनसेटिस्फाइड मैं इस साल था, बट इस साल और अच्छे नंबर। बट आई एम होपिंग, देखते मैं भी एक्साइटेड हूँ मार्कशीट आने के लिए कि इंटरव्यू में कैसे आए, और मेरा जो इम्प्रूवमेंट जो मैंने पिछले साल का ऐसे एथिक्स में था वो मेरा हुआ है कि नहीं, वो मुझे देखने में बहुत एक्साइटमेंट है। सर आपका ऑप्शनल क्या था? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। क्यों लिया आपने? जी, मेरा वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, और सेकेंडली मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शनल्स मेरे को PSIR और इकोनॉमिक्स में दोनों में थोड़ा ये हुआ, और मैंने PSIR को चूज़ किया था। तो जैसा कि आपने बताया आपने IAS ना लेके IFS चूज़ किया जी, तो ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो DM STM बनते हैं उनका रुतबा अलग रहता है ज़िले में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंगले मिलते हैं, गाड़ियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़। देखिए जो लोग ऐसे, ये एक मिथ होता है ना कि एक रुतबा हो गया, भौकाल हो गया, पावर हो गया। देखिए ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। एक टाइम के बाद ये, और ये डिपेंड करता है आप कौन से काडर में पोस्ट हो, और फिर इससे फिर बंदा कभी खुश नहीं रहता कि आपको IAS भी मिल गया, फिर आपको होगा यार मुझे वो काडर मिलता तो ये होता। तो यदि आप इस माइंडसेट से इस एग्जाम में आओगे ना, कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो बस मेरा ये था कि मेरे को फॉरेन सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट था पहले से ही, IAS से ज़्यादा इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट फॉरेन सर्विसेज में था। तो इसीलिए ही मतलब मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले से ही बहुत ये था, और मेरे को मतलब ऐसा था कि इंडिया को एक हाई लेवल में पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, एक प्रिविलेज होगा, एक ऑनर होगा मेरे लिए। तो वो भी मुझे था कि चलो ये भी एक ऑनर मेरे लिए है। तो इसलिए, और ऐसा था कि आप 30 साल नौकरी करोगे इस जॉब में, तो डू समथिंग विच एक्साइट्स यू, डू समथिंग विच यू एन्जॉय। इसलिए मैंने फॉरेन सर्विस लिया था। सर बात 2 क्वेश्चन और सर पूछूंगा जी। जैसे आपका टाइम टेबल क्या रहता था? जी, मेरा एक सेट टाइम टेबल बिल्कुल नहीं था, मैं ऐसे पर आवर शेड्यूल टाइप ऐसा कुछ करता था। एवरेज कितने घंटे दिन में पढ़ते थे आप? 7-8 घंटे मैक्सिमम मेरे से हो पाता था। टॉपर बोलते हैं हम तो 14 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे। वो अगेन वो एक इंडिविजुअल पे बेस करते हैं, हर एक सर इतना मतलब आपको कुछ लोग बोलते नहीं टॉपर तो झूठ बोलते हैं, 16 घंटे को कैसे पढ़ सकता है? देखिए वो अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
कुछ लोग पढ़ते होंगे 16 घंटा क्योंकि उनको एक एंग्जाइटी रहती है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ होता है ना कि हम हमारे साइड से सब कर ले कि बाद में गिल्ट ना हो, बिल्कुल सर। इसलिए वो बोलते होंगे। बट मेरे हिसाब से ऐसा था कि जैसे मैंने बोला था मेरा ह्यूमैनिटीज़ में बेस सेट था, पर उसके अलावा भी यदि मेरा बेस भी सेट नहीं होता, मैं 16 घंटा कुछ मैं पर्सनली बोलता मैं कर नहीं पाता। जी सर। मैं मैक्सिमम 7-8 घंटे करके मेरा ऐसा था बस देन एन्जॉय योर डे, हैव अ ब्रेक एंड गेट मेंटली, एक मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए इस प्रिपरेशन में। तो जो अपने दिमाग दिल को अच्छा लगे वो भी कुछ किया करो, ज़िंदगी भी थोड़ी जीनी पड़ेगी। बिल्कुल ये एग्ज़ाम ऐसा कि यूपीएससी को लाइफ मत बनाओ। बिल्कुल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी इज़ नॉट लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। यही बात जब हम सर्विस में आए थे हमारे सीनियर्स ने भी कहा था कि सर्विस इज़ नॉट लाइफ, सर्विस इज़ जस्ट वन पार्ट, वन रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। यू हैव डिफरेंट फैसेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी विच यू नीड टू लिव। सर जैसे कि आज के टाइम में क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो क्या प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज़ें आपने अपने फ़ोन में रख रखी थी या फिर डिलीट कर दी? जी, मैंने सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया था। मेरे को तो सोशल मीडिया थोड़ा टॉक्सिक लगा था। जैसे आपने बताया भी कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग मिलने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे तो सोशल मीडिया मुझे टॉक्सिक लगने की वजह से मैंने कॉलेज में ही एंडिंग में मैंने बंद कर दिया था वो। बट देन सोशल मीडिया का बहुत ही ब्यूटीफुल यूसेज भी हो सकता है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी डिजिटल गवर्नेंस पे यूज़ करती है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है ना एक्चुअली सिलेबस के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया में मिल जाता है। माई गॉव का इंस्टाग्राम पेज हो गया, पीएमओ का पेज हो गया, कोई भी मिनिस्ट्रीज़ के पेज हो गए, आप उनका सोशल मीडिया वेबसाइट देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके में उन्होंने इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आई थिंक सोशल मीडिया को इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट। तो यदि आप इसका ऐसा यूसेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा माध्यम होगा, बच्चों का प्रिपरेशन एन्जॉयबल भी होगा बच्चों को देखने के लिए, भाई तो विजुअली अपीलिंग चीज़ें हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन जी, जैसे जो अभी एग्जाम आ रहा है, अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी में या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1 अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, प्रीलिम्स ही निकला है, तो वो इस टाइम क्या पढ़े हैं? जी अभी तो प्रीलिम्स का ही पढ़े आप, क्योंकि प्रीलिम्स डाइसी होता जा रहा है हर साल, और आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जो बेसिक आपके जो नोट्स है उसको आप यदि एकदम सटीक वे से पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर के भी जो सवाल यूपीएससी पूछ सकती है आप वो लॉजिकली गेस करके कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बेस नॉलेज आपका रहेगा वो बहुत तगड़ा रहेगा। एंड सेकंड बात, आप ये सोचिए कि लोगों को एक फोमो रहता है, यार मेरा ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं पढ़ाई किया, पर आप सोचिए कि ये एक रिलेटिव कंपटीशन है। यदि मैंने नहीं पढ़ा तो उसने भी नहीं पढ़ा होगा, उसने भी नहीं पढ़ा होगा। यूपीएससी ने बाहर से पूछा तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो वो जो क्वेश्चन सबको आता है वो आपको आना चाहिए। जो किसी को नहीं आता वो आपको नहीं आया तो भी ठीक है, वो कंपटीशन से आपको बाहर नहीं करेगा जी। तो ये एक माइंडसेट रखिए। एंड थर्डली फेमिलियराइज करिए अपने आप को प्रोसेस से, आपको ओवरवेलमिंग ना लगे उस दिन। तो प्रैक्टिस एज पर द यूपीएससी स्टैंडर्ड ओनली 2 आवर्स का टाइम रखें। मैं तो बोलूँगा 1 आवर 45 मिनट्स का, वो 15 मिनट्स का एक प्रेशर आपको रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। एंड ऑब्वियसली सब कहते हैं इट्स ईजी टू से, आई विल डेफिनेटली से ईजी टू से, बट बी काम एंड बी कंपोज्ड, इट डेफिनेटली पेज ऑफ। टेस्ट क्रिकेट में जैसे होता है ना कि बंदा 10 बॉल भी छोड़ेगा, 10 बॉल छोड़ने के बाद यदि वो 6 माने जाएगा तो वो आउट हो जाता है। बिल्कुल 10 बॉल के बाद आप 11वीं बॉल पे डिफेंड करोगे ना, इट्स फाइन। यूपीएससी में भी ऐसा है, 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आए, 11वां क्वेश्चन पे प्रेशर रहेगा, आई हैव टू अटेम्प्ट, तो आप आउट हो जाओगे। कामली रहो, देखो 10 नहीं आए ठीक है, 11वीं क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ये 10 आपको नहीं आए, आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये 10 बहुतों को नहीं आए, तो आप ऐसा टेंशन मत लीजिए। एंड बी काम, बी कंपोज, दैट्स इट, एंड जस्ट थिंक यूपीएससी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट मेक इट अ लाइफ, तो उसके वजह से वो प्रेशर नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।